जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेके आ गए हैं एमसीक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे किसके क्लास 11th के। कोशिश करेंगे सारे चैप्टर के आज हम कर लें, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि हमारी सीरीज चल रही है क्लास 11th की, सारे उसमें हमने क्या करा है, लगभग 11 तक चैप्टर कर चुके हैं, 3-4 बाकी हैं। बहुत डिटेल में किया है। जिसको डिटेल लेक्चर चाहिए वो हमारे जाएगा कोर्स देखने, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ क्या होगा, जो आपके टीचर्स हैं अच्छे अच्छे एमसीक्यूज बना के लाते हैं जिससे आपका जेई का बेस बनेगा, आपके 11th में अच्छे नंबर आएंगे, वो हमने उठा के लिए हैं। हर चैप्टर से कम 10-10 एमसीक्यूज तो होंगे ही, तो आपको बस बने रहना है एग्जाम लेजेंड्स चैनल में। जल्दी से अपने दोस्तों के सारे लेक्चर शेयर कर दीजिए, जैसे बाद में आप उनके साथ डिस्कशन कर सकें, ठीक है। और देखो थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि छाले पड़ गए हैं, है ना, थोड़ी सी खराबी की वजह से तबीयत की। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा संयम बनाए रखना है और पूरा वीडियो देखना है। कहीं कहीं कुछ हमारा क्या कहते हैं फंबल हो जाएगी भाई, तो आप माइंड मत करना। छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन हम अपनी पढ़ाई नहीं रोकेंगे। तो आपको बस इसी के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला चैप्टर जो है क्लास 11 का फिजिकल वर्ल्ड है, उसका पहला क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको बोल देंगे और आंसर लिखेंगे। 4 ऑप्शन में से सही आंसर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर कौन सा है, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। अब इसका पहला एमसीक्यू आपसे कहा है, विच इज़ द यूनिवर्सल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास, है ना। मास की वजह से जो फोर्स लगती है यूनिवर्सल फोर्स, है ना, वो आपकी कौन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन की, जो हमेशा अट्रैक्शन की फोर्स है। तो मास की वजह से जो लगती है उसका नाम है, आप लिखोगे ऑप्शन दिए हैं इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका आंसर है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई हम लोग पढ़ चुके हैं अपने वाले लेक्चर में कि जो आपके अट्रैक्शन की फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो वही हमने सिंपल सा आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे आपसे कहा है, बीटा डिके ऑफ अ न्यूक्लियर इज एग्जाम्पल ऑफ, बीटा डिके जो होता है न्यूक्लियस में वो किसका एग्जाम्पल है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो वो आपका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का या वीक न्यूक्लियर फोर्स का। तो बीटा डिके एग्जाम्पल है वीक न्यूक्लियर फोर्स का, ठीक है, आपको याद रखना है। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल टू एक्सप्लेन विच कॉन्सेप्ट, मोशन ऑफ रॉकेट, फीचर ऑफ एटमिक फिनोमेना, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड या फिर आपका मोशन ऑफ प्लैनेट्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से जो हम एटमिक फिनोमेना है वो नहीं जान सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फीचर ऑफ एटमिक फिनोमेना। फिनोमेना जो होता है उसमें बहुत सारे फिनोमेन आ जाते हैं, समझो। फिनोमेनन जो है वो आपका सिंगुलर वर्ड है, लेकिन फिनोमेना आपका प्लूरल। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ठीक है, थोड़ा फंबल होगा, आपको पहले बता दिया। रदरफोर्ड, फराडे, न्यूटन या गैलीलियो। तो आपका इसका आंसर है गैलीलियो, गैलीली नाम था पूरा ना, याद होगा। ट्रू फॉल्स बताना है फिफ्थ क्वेश्चन में, अ साइंटिफिक थ्योरी कैन नॉट बी रिवाइज्ड टू फ्रूट अ न्यू फिनोमेना ऑफ डाटा। कहना कोई साइंटिफिक थ्योरी जो है कैन नॉट बी रिवाइज्ड, फिर से रिवाइज करके कोई नया फिनोमेना या डाटा नहीं आ सकता। तो इसमें लिखा है ये ऐसी चीज़ क्या ट्रू है, फॉल्स। भाई नई नई चीज़ें बहुत बार आई हैं, जैसे एम्पियर का सर्किटल लॉ जो था उसको आपके मैक्सवेल ने चेंज कर दिया था फिर से उसको रिवाइज करके। तो ये आप लगाओगे इसमें फॉल्स, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन देखो क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड इज, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, डेवलपिंग थ्योरी, परफॉर्मिंग टेस्ट, फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस या फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बनाना होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन, उसके आगे सब चीज़ें कर सकते हो। तो आप लिखोगे फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन और क्वेश्चन बात एक की है। माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना आर एक्सप्लेन्ड इन, माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनन्स जो थे बहुत सारे, या फिनोमेना को या फिनोमिनन्स दोनों एक ही वर्ड है। फराडे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम थ्योरी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, फर्मी पैराडॉक्स। तो भाई क्वांटम थ्योरी जो है वो हमको सबसे ज़्यादा बताती है माइक्रोस्कोपिक के बारे में। तो यानी कि आप लिखोगे क्वांटम, इसमें ऑप्शन में क्या है, क्वांटम थ्योरी, ठीक है।
यही आंसर होगा। क्वांटम मैकेनिक्स होता तो क्वांटम मैकेनिक्स लगा देते। फिजिक्स इज कंसीडर्ड एज डेराइव्ड साइंस, अप्लाइड साइंस, नेचुरल साइंस या सॉल्यूशन साइंस। तो सॉल्यूशन साइंस केमिस्ट्री को ज़्यादातर कहते हैं। ये हमारी कैसी साइंस है? नेचुरल साइंस। ठीक है, अब 9 आपका क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंशन ऑफ जेसी बोस। जेसी बोस जो थे हमारे इंडियन वैज्ञानिक, उनकी क्या खोज थी? कॉस्मिक रेडिएशन, वेवलेंथ थ्योरी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन या अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव। तो अल्ट्रा शॉर्ट जो रेडियो वेव थी, देखो बोलने में दिक्कत हो रही होगी, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव, ये हमारे जेसी बोस ने हुई थी। ठीक है, अल्ट्रा रेडियो वेव किसने की? जेसी बोस ने। अब लास्ट आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर का, द फाइनल स्टेप ऑफ अप्लाइंग अ साइंटिफिक मेथड इज। फाइनल स्टेप क्या हो सकता है? फाइनल स्टेप आपका लिखा है डेवलपिंग थ्योरी, परफॉर्मिंग टेस्ट, एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सबसे पहले बनता है, सबसे लास्ट में होता है एनालिसिस ऑफ टेस्ट। एनालिसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है, रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसका टेस्ट एनालिसिस करना है। ये हो गए। अब आप ये इतने 5-10 नोट करिए, हम इसके आगे सेकंड चैप्टर में बढ़ेंगे। अब देखो हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे आपका पहला क्या दिया है, यहाँ बीच में खींच लो लाइन, ठीक है, जिससे आराम से हो पाए। द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, उसको सिंबल क्या होता है आपका? के होता है, ए होता है, या सी डी होता है, या MOL मोल होता है। तो भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमेशा क्या होगा आपका? मोल। के डी कैंडेला के लिए होता है, सी डी मतलब के आपका केल्विन टेम्परेचर के लिए, और के जो है आप ए जो है आपका वो आपका होगा एम्पियर के लिए, या आई एम्पियर के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन है आपकी? मास है, टाइम है, सॉलिड एंगल या ल्यूमिनिसिटी है। इसमें से आपकी क्या है? ठीक है, मास, टाइम, सॉलिड एंगल या ल्यूमिनिसिटी। तो सप्लीमेंट्री की बात करें, मास, टाइम और जो आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये आपकी वो वाली यूनिट है, इसको क्या कहते हैं? आपकी फंडामेंटल यूनिट। लेकिन आपकी सॉलिड एंगल और जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ सॉलिड एंगल दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो गया सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इसमें थर्ड दिया गया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की बात करिए, अब सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, स्टेरेडियन या किलोग्राम या कैंडेला। रेडियन आपकी होती है एंगल की, लेकिन सॉलिड एंगल की कोई बोलते तो स्टेरेडियन आपकी। ठीक, याद रखना है। ये तो हो गया। आप कह रहे जो आपकी AU इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी यूनिट, ऑप्शन दिए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट, आर्कियोलॉजिकल यूनिट। तो भाई ये AU जो होता है इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसका मतलब धरती और सूरज के बीच की दूरी या डिस्टेंस होता है। क्या कहते हैं इसको? AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, फिफ्थ, इन सब के बारे में हमने डिटेल लेक्चर्स में बात की, यूनिट एंड मेजरमेंट के। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वर्क या फोर्स। तो हमेशा जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो होता है वर्क, इन दोनों की यूनिट होती है जूल, ये इक्वल होती है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में कुछ क्यों नहीं बताना, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि हमको लगभग सारे चैप्टर करने हैं ना। फरार इज अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनिसिटी, वेवलेंथ, परम्यूटिविटी या फिर आपका इनर्शिया। तो जो आपकी फैराड यूनिट है वो किसकी? परम्यूटिविटी की है ना, परम्यूटिविटी। 7 आपसे क्या कहना है? 7 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको कहते हैं, फ्रिक्वेंसी या आपकी फोर्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना आपकी किसकी यूनिट है? एनर्जी की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी 1.6 × 10⁻19 जूल होती है। जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी या पावर। तो ये हमेशा जूल सेकेंड हमेशा यूनिट आप याद रखना एंगुलर मोमेंटम की होती है। किसकी होती है? एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद आपका आया 9। आप कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज मेजर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज। द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज मेजर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज।
एब्सोल्यूट काउंट, लीस्ट काउंट, राउंड ऑफ वैल्यू या मिनिमम काउंट। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको हम लोग कहते हैं हमेशा लीस्ट काउंट, हम लोग यूज़ करके डालते हैं उसको कहते हैं लीस्ट काउंट, याद रखना हमेशा। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ हम गलत करा रहे हो, जो आपके पेपर में आएगा केवल वही करा रहे हैं। 10th नंबर ना, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। जो सिस्टम यूनिट है उसको हम लोग कौन सी यूनिट कहते हैं, SMS कहते हैं, MKB कहते हैं, FPS कहते हैं, या फिर आपका CGS कहते हैं। तो उसको आप लोग याद रखना, FPS, सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, FPS यूनिट, ये आप याद रखना। चलो अब ये इतना नोट करो। अब हम अब 3rd चैप्टर के पेज पढ़ते हैं, जो आपका मोशन है, स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए हमारा 3rd चैप्टर है, जिसका नाम क्या है आपका, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो चैप्टर का नाम डाल के आप लोग करना तो याद आएगा इस चैप्टर के इतने थे, इस चैप्टर के इतने थे, ठीक है, मिक्स नहीं होंगे आपस में। तो इसका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर t सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, वेलोसिटी जो इसकी आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 30 सेकेंड। तो आपसे कह रहा है कि हमको टाइम की वैल्यू बता दो। आप सब जानते हो v = u + at फॉर्मूला होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है आपको, है, और इसकी आपको वैल्यू दी है, एक्सेलरेशन की टाइम की निकाल दो। भाई लास्ट में कितना 10 हो गया है, शुरुआत में तो 0 रहा होगा क्योंकि चली है, एक्सेलरेशन 2 है, ये आपका कितना 5। सॉल्व करोगे वैल्यू, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 सेकेंड, यही आंसर हो गया। अब सेकेंड आपसे क्या कह रहा है, समझ में आई बात कि नहीं, केवल हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है। फॉर द मोशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मोशन कैसा है आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, लेकिन जहाँ यूनिफॉर्म मोशन हो वहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो ग्राफ हमको क्या दे देगा, 0, ठीक, ठीक। अब आपसे एक चीज़ पूछा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो टाइम का उसमें रिलेशन क्या होता है, ये पूछा है। केवल 4 ऑप्शन दिए हैं लगभग, लेकिन जो सही ऑप्शन वो आज आप लिख लो। जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो ज़्यादा होगी या तो इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, हमेशा यही होगा, ठीक है। क्यों, इसका अगर किसी को एग्जाम्पल समझना है डिस्प्लेसमेंट के तो ऐसा समझ लो, ये हम अपने लेक्चर में बहुत बार बताते हैं। ओ ठीक, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये जो है सीधी स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बाकी तीनों हमारी डिस्टेंस हैं, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये भी वहाँ तक जाने का तरीका, ये जिगजैग मोशन भी जाने का तरीका है, लेकिन शॉर्टेस्ट पार्ट जो वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्टेंस या तो उसके इक्वल होगी या तो बड़ी होगी, इस ग्राफ से आप देख लो, लेकिन कभी भी छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। और एक भी चीज़ है, ये पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव थी, ये तीनों रह सकती है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। वो हम लोग ने डिटेल में बात की है, आप लेक्चर को चेकआउट करें। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो लेक्चर्स पढ़े हैं बिल्कुल फ्री, आप जाइए उसमें देख के आइए। ना पसंद आए तो आप बताइए, पसंद आए तो बताइए, बस देखने जाइए ज़रूर एक बार। अब आपसे कह रहे हैं द चेंज इन वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द टाइम इंटरवल विद इन विच द चेंज हैज एक्सेलरेट इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, स्पीड। द चेंज इन वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द टाइम इंटरवल विद इन विच द चेंज हैज एक्सेलरेटेड इज नोन एज स्पीड, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म मोशन या एवरेज एक्सेलरेशन। अरे भाई अगर कहीं चेंज हो रहा है तो उसको हमेशा क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब टाइम में होता जा रहा है तो एवरेज एक्सेलरेशन ही उसको कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, ठीक। अब फिफ्थ, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन, डिक्रीज इट्स स्पीड, कीप इट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, क्या हो सकता है, चेंज इन इट्स डायरेक्शन, किस चीज़ में नहीं रिक्वायर्ड, चेंज करनी डायरेक्शन तो रिक्वायर्ड होएगा ही, डिक्रीज इन इट्स स्पीड, अगर स्पीड डिक्रीज करना तब भी ज़रूरी होगा, इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम, अगर मोमेंटम आपको इंक्रीज करना तब भी, लेकिन अगर उसको जैसे चल रही वैसे चलने दोगे तो हमको फोर्स नहीं चाहिए, तो आप लिखोगे कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। अब 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है। कितना आसान सवाल है ना, लेकिन बहुत बच्चे को ये भी ना कर पाए, तो आप याद रखना क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है,
ना, और ये एक्सेलरेशन की है। ठीक, ऐसे कोई पूछ दे वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, when the distance travel by a body is proportional to the time taken, what happens to its speed? स्पीड के साथ क्या होता है? what distance travel by a body to proportional to time taken, है ना। when मतलब लिखा है when distance travel by a body is proportional to time taken, distance time taken के क्या है आपके proportional, तो what happens to speed? become zero, remains the same, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस समय में क्या होता है, अगर ये प्रोपोर्शनल का जाता है मामला, जब जब ये प्रोपोर्शनल बना रहेगा तब तक होता है कि आपकी रिमेन्स द सेम, स्पीड नहीं चेंज जो करोगे, रिमेन्स द सेम। इसका ग्राफ स्ट्रेट बनता है आपका, ये ग्राफ है, यहाँ आपका डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम। अब 8 नंबर में आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का भैया यही फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बाकी 3 फॉर्मूले में क्या माइनस प्लस आगे पीछे लगाया, तो उनको क्यों डिस्कस करें हम। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। स्पीड, अगर मोशन में तो स्पीड तो होगी ही, फोर्स भी कुछ ना कुछ होगी ही, टाइम भी कुछ ना कुछ होगा, ये फोर्स भी रहा होगा कुछ ना कुछ। डिस्प्लेसमेंट जो जीरो हो सकती है, क्योंकि घूम के अपनी जगह आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपकी यहाँ क्या हो सकती है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये कर्फ्यू बाबा चल गए। अब आपसे कह रहे थे द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। भाई जैसे डिस्टेंस हमेशा देखो, इनका एवरेज अगर निकालना हो तो डिस्टेंस के नीचे ये रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1, यानी कि 1 से हमेशा बड़ा, लेकिन यहाँ पर ये कर दोगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि 1 से हमेशा बड़ा। और ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को साथ आता है, तो अगर इसमें कोई पूछ दो तो हमेशा आपका 1 और लेस देन 1 और लेस देन 1। कैसे देख लो जल्दी से, ये आपका वेलोसिटी या तो उससे बड़ा होगा या वो होगा बराबर स्पीड के। अगर हमने इसको नीचे भेज दिया स्पीड को तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये 1 से क्या होगा, स्पीड है, यहाँ पता चल रहा है 1 से क्या होगा, या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, नॉर्मल सी बात है। चलो इतना नोट कर लो। अब हम फिर से आगे क्या देखेंगे, चैप्टर आपका मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग या स्केलर क्वांटिटी, फोर्स, मास, मोमेंटम या वेलोसिटी। तो फोर्स, मास, मोमेंटम और वेलोसिटी में से मास आपकी जो है वो कैसी है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, मास। ठीक है, मास, वो पिक्चर देखी थी मास वाली, वो ऐसे ऐसे करके पूरा है ना, ऐसे घुमा के, अरे भैया साउथ अलग डायमेंशन में जीता है। द वेक्टर क्वांटिटीज ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या ओबे करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये ट्रू है या फॉल है, भाई बिल्कुल ट्रू है, कभी भी फॉल नहीं हो सकता या फिर फॉल्स नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहे वो विच इज़ द वेक्टर दैट गिव्स द पोजिशन ऑफ पॉइंट विद रेफरेंस टू अ पॉइंट अदर देन द ओरिजिन ऑफ द ऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये सबको पता है, इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, वो तो या फिर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हो, हमारे हिसाब से दोनों चीज़ वही है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है प्यारा सा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देख लो आपके स्कूल में कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसी तरह लिखता होगा, ये स्टाइल से राइटिंग इसको लोग खींचते होंगे, अभी वो भी देखेंगे। Which theory states that if a particle under the simulation action of 3 forces is in equilibrium, then each force has a constant ratio with the sign of angle between the other two forces। इसको हम लोग लामीस थ्योरम कहते हैं। लामीस ने बताया था तो उसको कहते हैं लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम अगले देख लेंगे कैसे तो लिखते हैं, जल्दी तेज वाले। वेक्टर लाइन इन द सेम प्लेन, वेक्टर लाइन इन द सेम और पैरेलल इन द सेम पर आर कार्ड, इनको हम लोग कहते हैं क्लोप्लेनर वेक्टर। कैसे, एक ही प्लेन में, कोप्लेनर वेक्टर ये। ठीक है, अब हम थोड़ा शुद्ध लिख देते हैं, बहुत लोग नोट कर रहे होंगे। कोप्लेनर, ये तेज वाले क्या था, कोप्लेनर वेक्टर। आ रहा है ना इतना, ठीक है, देख लें आ रहा है कि नहीं, आ गया।
अब आपसे पूछ रहे हैं द डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज़ गिवन बाई। तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, अगर आपको 3 वेक्टर दिए गए हैं वो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। इसमें ऑप्शन है 3 प्रकार के, लेकिन इसमें जो होगा वो ऐसे होगा। मान लो कुछ ऐसे दिया गया आपको A B + C, ठीक है, यही वाला ना डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें मल्टीप्लाई वाला होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो होगा वो थोड़ा अलग होता है, उसको देख लो कैसे। तो इसको आप लिखोगे A.B + A.C, बस इतना होता है, याद रखना, ठीक है। कम्यूटेटिव होता है, अलग अलग होते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला है किसमें दिया है, V = R⍵। ये सही होगा, V = R⍵ लिख सकते हो, या फिर सबसे अच्छा ω/R लिखो। R⍵ दोनों सही है। R⍵ हम बताएंगे वो वेक्टर फॉर्म होता है, वो थोड़ा डिटेल में बात है। मोशन इन अ प्लेन इज कॉल्ड मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 4 डायमेंशन। भाई ये बोर्ड क्या है, 2 डायमेंशन में नहीं है, और इसी को प्लेन कहते हैं, तो आप लिखोगे 2 डायमेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंट 2D। आपने लिखा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ना एक ही लाइन में कहाँ से हो जाएगा। बर्ड फ्लाइंग, ना बर्ड तो सीधा ही हो रही है। फ्लाइंग काइट, ना। प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ अभी बता रहे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये है, ये आपकी पिच बनी हुई है, यहाँ पर हमारे धोनी भाई सब खेल रहे बल्ला लेके, उन्होंने छक्का मारा, इससे छक्का गया बहुत ऊंचा, ठीक है। तो ये जो है आपका, यही आपका होता है, ड्राइंग पे मत जाना, यही आपका होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जब बहुत सारे छक्के पड़ते हैं ना। अभी वैसे भी हम लोगों ने पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए हैं, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। सर्कुलर मोशन जो आपको यहाँ फोकस करना है, इंडिया का देश है ना केवल, इतना भी जुल्म ना करो खो सर, इतना जुल्म नहीं करिए बच्चे। सर्कुलर मोशन इज मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, तो वो हमेशा 2 डायमेंशन में होता है। इसमें देखो आप देखोगे ऐसे एक्स और वाई एक्सिस, तो हमेशा लिखोगे 2 डायमेंशन। नोट करो इतना, हम आगे बढ़ते हैं। देखो 4 चैप्टर हो चुके हैं भाई, 5वां अपना लॉज ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ अ काइट दैट इज हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। देखो ये बहुत सारे टीचर क्वेश्चन देते हैं, इसमें बच्चा कंफ्यूज भी होता है। अगर कोई चीज़ स्टेशनरी है हवा में, तो वो जो है उसमें कितनी फोर्स लगेगी, तो आप सब 0 कहोगे, हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस दें। अगर कंडीशंस नहीं है तो हम ड्रैग वगैरह और ग्रेविटेशनल फोर्स को अकाउंट में लेते हैं, और हम बताते हैं जो काइट में फोर्स लग रही है वो कितनी होती है, हमेशा इंक्रीजिंग फोर्स होती है, हमेशा इंक्रीज करती रहती है ड्रैग की वजह से। ड्रैग जानते हो क्या होता है, जो हवा की वजह से लगता है ना, वो होता है आपका ड्रैग, है ना, समझ रहे हो की बात नहीं। जैसे मान लो आपने क्या किया, वो आपने देखा होगा जो क्या कहते हैं, जो उड़ने वाला होता है ना, वो बैलून नहीं, जो दूसरी चीज़ों का पैराग्लाइडिंग वगैरह जो कहते हैं ना, वो जैसे उससे उड़ते हैं जब वो, तो वो जो उसमें आता है, जो उससे वो उसको ऊपर फेंकता है, बिना कोई उसमें कुछ रहता नहीं है ना, उसमें ड्रैग की वजह से वो हवा में जाता है। ड्रैग जो होता है उसको एयर ड्रैग, उसको ऊपर खींचता है, फिर धीरे धीरे जैसे ड्रैग कम होता है उसको नीचे ले आता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा एंगल वगैरह का भी काम होता है। अब सेकेंड आपसे कह रहे हैं What is the branch of physics that deal with the motion of a body by considering the cause? Considering the cause, cause को कौन कंसीडर करता है, कौन सी, स्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी। तो जो कॉज, जो मतलब मोशन होने का कॉज है, जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, उसको अकाउंट में हमेशा लेती है आपकी डायनेमिक्स, ठीक है। आप याद रखना, डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन का कॉज, उसी को डायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं। थर्मोडायनेमिक जो होता है वो हीट की वजह से क्या कॉज है मोशन का, आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, उसका मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें कहते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला टू अ लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड अ लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ आपसे पूछा है कि लीनियर वेलोसिटी का जो है आप फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में मास प्लस वेलोसिटी, या मास अपॉन वेलोसिटी, या लीनियर वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी, या फिर लीनियर वेलोसिटी आपका होता है मास माइनस वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी आपका सिंपल सा होता है, लिखना है यहाँ पर, लीनियर वेलोसिटी होता है मास अपॉन वेलोसिटी। ये नया फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। विच टाइप ऑफ इनर्जिया, विच इज द टाइप ऑफ इनर्जिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये तीनों ही इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो उसमें आप लिखोगे ऑल ऑफ दी अबव,
ऑल ऑफ दी एबव, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और आपका कौन सा डायरेक्शन। फिफ्थ अब आपसे क्या कह रहा है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू अ सिस्टम इज टोटल मोमेंटम, हमेशा अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जा रहा तो टोटल मोमेंटम आपका क्या रहता है, आपका जीरो रहता है, रिमेन कांस्टेंट होता है आपका, या इंक्रीज ग्रेजुअली होता है या डिक्रीज ग्रेजुअली होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो हमेशा लिखना आप मोमेंटम होता है हमारा रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होगा, ये याद रखना, हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आपको 6 कह रहे हैं, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट ऑफ अ बॉडी। जो अपरेंट वेट होता है, जो हमको जताता है, जब आप वाले अभी देखो मेले चलने तो जो गोल गोल वाले झूले में घूमते हो, जब नीचे आते हो तो आपको अपना वेट कम लगता है, उसको ही अपरेंट वेट कहते हैं, ठीक है। जब नीचे आते हो तो वेट कम लगता है ना, वो तभी पेट में गुड़गुड़ टाइप का होता है। तो इसमें कहने ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब बॉडी रेस्ट पे होगी, लिख लो, जब बॉडी आपकी रेस्ट पे होगी। और ऑप्शन देख लीजिए सा, मूव्स विद इंक्रीज वेलोसिटी, रिमेन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। हाँ ये देखना, जिसमें कैश था आपकी या बॉडी रेस्ट में हो या तो यूनिफॉर्म मोशन में हो। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी आपका क्या होगा समझो, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन होता नहीं है, तब भी काम चलेगा। एक्सेलरेटेड जो आप झूला झूलते हो गोल वाला जो आपका होता है ना, उसमें एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यहाँ हो गया आपका या तो रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, दोनों यूनिफॉर्म मोशन। अब आपका है 7, फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन आर कॉल्ड शॉर्ट फोर्स, इंटरवल फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स या फिर इंटरप्टिंग फोर्स। तो ये जो इम्पल्स आता है ना, इसी की वजह से आता है, छोटी फोर्स लगे लंबे समय तक, मतलब समझ लो ना, छोटे समय के लिए एक फोर्स लग जाए, छोटे समय के लिए बड़ी फोर्स लग जाए, उसको इम्पल्स कहते हैं। और ऐसी फोर्स को कहते हैं हम लोग इम्पल्सिव फोर्स। सारे चैप्टरों का आपका रिवीजन आज हो जा रहा है। An aircraft execute a horizontal loop at a speed of 720 km with its wings banged at 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री ना आपके एंगल में। What is the radius of the loop? इसकी रेडियस आपकी कितनी आएगी, ये आपको सवाल सॉल्व करना है। इसकी रेडियस आएगी 14931। एयरक्राफ्ट उसका हॉरिजॉन्टल लूप है, उसकी स्पीड आपको बता दी है, आपको एंगल बता दिया है, रेडियस बतानी है, सर्कुलर मोशन का यूज़ करके आराम से निकाल सकते हो, रेडियस का फॉर्मूला पता होगा। 9th क्वेश्चन क्या दिया है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी विद हुम अ बॉडी रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इन नोन एज। इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है फोर्स, मोमेंट, इनर्शिया या एक्सेलरेशन। तो ये तो सबको पता है, इनर्शिया होता है आपका, इनर्शिया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या रहता है, ये चीज़ होगी, देखो ये यहाँ से निकाल सकते हो, ये चीज़ अगर निकालना हो, v=r ओमेगा आपका होता है सर्कुलर मोशन में, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, आप यहाँ से निकाल सकते हो, जितनी डिटेल दी है उससे। 1 न्यूटन की वैल्यू आपकी कितनी होती है, ये तो सबको पता है, 1 न्यूटन आपका होता है 1 kg न्यूटन, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका सिंपल सा आपका ये होता है, इतना याद रखना है, ठीक है। ये आपका इतना होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ को ऐसे अपॉन में लिखना है तो अपॉन में लिख ले, समझ में आ जाएगा। अगर फॉर्मूला लिखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। इसको कैसे समझ में आ जाएगा, देखो आपका MA होता है तो kg का मास हो गया, लेकिन 1 न्यूटन पूछा तो यहाँ पर 1 लगाओगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 1 लगाओगे, और MA फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो ये कैसे आया। समझ में आई इतनी बात। अब आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, हम लोग 6ठे चैप्टर पे आते हैं। अब देखिए आपके चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी, इसका भी डिटेल हम लोग कर चुके हैं अपने चैनल पे, एंड पावर। जिसको फुल डिटेल लेक्चर्स चाहिए वो हमारे चैनल पे जाए, एक बार देख के आए, जैसा रिव्यू हो कमेंट सेक्शन में बताएं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने का जो समय होता है ना, वर्क के करने के कार्य की क्षमता, उसको हम लोग कहते हैं पावर, ठीक है, पावर उसको कहते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन, विच इज द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। ऐसे मोमेंटम, ऐसे कोलिजन को हमेशा हम लोग कहते हैं, ऑप्शन क्या दिए, इन इलास्टिक, इलास्टिक, डिस्ट्रक्टिव या नन ऑफ द ऑप्शन। तो इसको हमेशा हम लोग कहते हैं इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। थर्ड आपसे कह रहा है कोलिजन बिटवीन मार्बल बॉल्स इन विच टाइप ऑफ कोलिजन, कोलिजन बिटवीन मार्बल बॉल इज विच टाइप ऑफ कोलिजन। तो ये आपका होता है इलास्टिक कोलिजन, इसमें अलग हो जाए, इन इलास्टिक में करता है आपस में चिपक जाते हैं, इलास्टिक कोलिजन।
अब आपका 4 आया, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज, ये कौन सी एनर्जी होती है? मोशन की वजह से अगर कोई एनर्जी आए तो उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। फिफ्थ आपसे कह रहा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉल ऑफ 5 kg, है ना, प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड ऑफ 3 मीटर। 5 kg की है, 3 मीटर ग्राउंड पे है, और राइट, ओके नको। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, लगा दो बस तुरंत आ जाएगा आंसर। 5 kg की है तो 5 इंटू कितना आपका 3 मीटर हाइट है, और ये 10 मान लो जी की वैल्यू, 5 दाम में 50, 150 आंसर आ गया। अभी आपका जूल में खत्म। भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये ना सोचना कि बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, भाई फुल नंबर मिलने चाहिए। तभी हमने क्वेश्चन नहीं लिया जाता था, हमने फैक्ट या थ्योरीज लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये इसमें नहीं आते, इसमें ज़्यादा तो फैक्ट या थ्योरी आती है। अब आपसे पूछ लिया है कि जो आपकी वो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो भाई तीनों फॉर्मूले लिख लो। वर्क का आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी का आपका होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का होता है आपका mgh, ठीक है, वर्क एनर्जी के हिसाब से। स्टेट ट्रू और फॉल्स में आपसे क्या? अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस मास एंड एनर्जी द स्टेट दैट मास एनर्जी आर नॉट इनकंजर्वेटिबल। अकॉर्डिंग टू द इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी इट स्टेट दैट मास एनर्जी आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल। हाँ, इक्विवेलेंस ऑफ मास थ्योरी तो यही कहती है, तो इसको आप शो करोगे, ठीक है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। मास कैन चेंज इन एनर्जी एंड एनर्जी कैन चेंज इन मास। न्यूक्लियर फ्यूजन तो हो रहा है अपना सन पे। विच वन हैज़ हायर काइनेटिक एनर्जी? बोथ लाइट एंड हैवी बॉडीज हैव इक्वल मोमेंटम, ठीक है। विच वन हैज़ द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? बोथ लाइट एंड हैवी बॉडीज हैव इक्वल मोमेंटम, ये इन्होंने बता दिया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज़्यादा है? तो ये होता है आपका, मोमेंटम दोनों के पास सेम है लगभग, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भाई फिर वो स्पीड के ऊपर, लाइट बॉडी मास के ऊपर देखा जाएगा, तो वो आपका होता है हैवी बॉडी, लाइट बॉडी, बोथ ही। तो ये हमेशा लाइट बॉडी के ऊपर होता है, लाइट बॉडी, ये लाइट नहीं यार, हाँ लाइट बॉडी, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेटिंग, ये क्वेश्चन आपका कौन सा है? हाँ, एक इलेक्ट्रिकल हीटर है वो आपकी 1000 वोट का है, ठीक है, और कह रहे हैं उसको हमने क्या करा, 5 घंटे वो चल रहा है, ठीक है। तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है पावर इंटू टाइम। पावर 1000 वोट की है, ठीक है, और आपका जो टाइम है उसको सेकंड में चेंज कर लो, इसको आप चेंज कर लो किस में, 1 वाट है तो 1 किलोवाट में चेंज कर लो, 1 किलोवाट, ठीक है। और इसको हमने चेंज कर लिया टाइम को, उसमें 5 इंटू आवर में दिया ही हुआ है, ठीक है, आवर में दिया हुआ है, ठीक है, 5 आवर चेंज किया, आंसर आया आपका 5 किलोवाट आवर, बस। अब इसको उसमें चेंज करना तो आप 1 किलोवाट आवर में जानते हो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा 10। इसमें कह रहा है बॉल मूव्स इन अ फ्रिक्शनली इंक्लाइन टेबल विदाउट स्लिपिंग, द वर्क डन बाय द टेबल सरफेस ऑन द बॉल इज। अगर स्लिपिंग हो रही है विदाउट फ्रिक्शन के, तो ऐसे में आपका जो होता है वो वर्क जो है वो निगेटिव 0 या पॉजिटिव होता है, तो हमेशा होता है आपका 0, ठीक है। इतना आप नोट कर लो, हम आएंगे अपने सेकंड लास्ट चैप्टर पे। देखो ऐसा हो जाता है, अब मैंने पूरा समझा दिया अच्छे से, लेकिन स्टॉप ऑन करना चालू नहीं किया फ़ोन को, अभी हमें फिर से बताना पड़ेगा। इसमें आपसे पूछा था, देखो ऐसी हो जाती हैं चीज़ें। अब देखो मेहनत की मैंने, लेकिन आप लोग नहीं देख पाए, अभी हमें फिर से करना पड़ेगा। इसमें कहा था रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी रिफर्स टू एज, तो ये हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कहते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। इफ़ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग, आपका होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन हमेशा डिफरेंट होती हैं,
सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी क्या होता है हमेशा, वो नन ऑफ द उसने ऑप्शन इसमें ये हैं, लाइज इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड या फिर सरफेस पे, तो वो कहीं भी लाई कर सकता है, इसमें ये चीज़ गलत है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम की उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। आपसे पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्म है ml स्क्वायर, क्योंकि वो mr² होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन को k से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की हाफ I ω² होती है। रोलिंग मोशन में क्या होता है आपका, ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों मोशन होता है। और डायमेंशनल, चलो ये तो हो गया। लास्ट में आपका क्या था, कहने द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये आप बताओ इसमें ट्रू है या फॉल्स है, तो ये डिपेंड करता ही है, शेप साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर डिपेंड ही करता है, तो हमेशा ये फॉल्स होगा, ये आप नोट कर लो। हो जाती है कभी कोई गलती, आप इसको देख के रखना, ठीक है। अब की बार बहुत ध्यान दिया है, कुछ वैसे गलती ना हो, ठीक है। अब आपसे पूछा है आपका चैप्टर पहले कौन सा है, लास्ट चैप्टर, इसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशन। हाँ, इसको लास्ट रखेंगे, इस बुक का ये लास्ट है, इसके बाद हम नई बुक का बाद में कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना करें, ठीक है। अब आपसे कह रहा पहला क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स इज गिवन बाई, इसका फॉर्मूला क्या है, बस ये पूछा है। इसका फॉर्मूला है F=G m1m2/r²। ये आपकी फोर्स है, मासेस होते हैं, ये तो सबको पता ही है, यही फॉर्मूला है बस। विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, तो ये हमारे भाई साहब थे केपलर्स लॉ। सम ऑफ काइनेटिक, बाकी न्यूटन्स, फराडे और किरचॉफ दिए थे वो है नहीं। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज व्हेन अ मिसाइल इज लॉन्च्ड विद अ वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी। अगर एस्केप वेलोसिटी से कम है तो समझो, एस्केप वेलोसिटी से कम है तो वो जा नहीं पाएगा, छोड़ के जा नहीं पाएगा तो बाइंड हो जाएगा, और जब बाइंड हो जाता तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती। हमारे साइंटिस्टों ने पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव माना है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल मिला दोगे, पोटेंशियल ज़्यादा रहेगी, और पोटेंशियल ज़्यादा रहेगी तो टोटल एनर्जी मिलाओगे आपकी निगेटिव रहेगी। तो अगर एस्केप वेलोसिटी हमारी नहीं रीच हो पाई तो आपका हमेशा होगा निगेटिव, टोटल एनर्जी हमेशा निगेटिव, ठीक है। If the distance between Earth and Sun gets double, what will be the duration of the year? Very nice question. डिस्टेंस अगर अर्थ और सन के बीच में डबल कर दें हम लोग तो हमारे what will be the duration of the year, तो ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, हमारा जो एक ईयर होगा वो 1032 दिनों का होगा। ठीक। What will be the maximum height reached by the body if a body is projected vertically from the surface of earth of radius r with a velocity equal to the half of the escape velocity। अगर आप escape velocity के हाफ से इसको फेंकोगे तो हमेशा जो करेगा वो अर्थ के रेडियस के 1/3 करेगा, यानी कि r/3। ये r है ना, r/3 फिफ्थ का आंसर हमने ऊपर लिख दिया, क्या पता ना आ रहा हो, ठीक है। इन अ मैन्ड सैटेलाइट पीपल स्पीयर्स नो ग्रेविटी एंड इट इज़ नोन एज, जो आपकी मैन्ड सैटेलाइट होती है उसमें हम लोग नो ग्रेविटी फील करते हैं, किसकी वजह से, है ना। और उसको और हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं हम लोग, देखो बढ़िया स्पेलिंग है, वेटलेसनेस, यही वेटलेसनेस, और नाम दिया लेस वेट ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल वेट, ये सब फर्जी बातें हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी LT स्क्वायर, LT - 2 LT LT - 4। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो नॉर्मली हमेशा याद रखना, वो एज ए एक्सलेशन की तरह ही होता है, जिसको हम लोग एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, और जिसका फॉर्मूला आपका होता है LT - 2 डायमेंशनल फॉर्मूला। लिखोगे आप इसको, होता है G, आपका क्या था, Gm/r², हाँ यही फॉर्मूला होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल इनसाइड अ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल होती है वो कितनी होती है आपकी, तो हमेशा अंदर पूछेगा तो 0 याद रखना है, ठीक है। बाकी हम लोग लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, 11 तक हो चुका है लेक्चर, क्लास 11 में 11 चैप्टर का, आगे के भी हमको कराना है, तो आप उसको देखने में जुट जाइए तुरंत। द सैटेलाइट हैविंग द सेम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एज दैट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, नाम याद कर लो तुरंत पेपर में आ सकता है।
पेपर में आ सकता है, तुरंत नाम याद कर लो। अब लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसको आप बताइए क्या होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव। तो हमेशा आप लिखोगे कंजर्वेटिव फोर्स। जितनी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो आपकी कैसी होती हैं, वो आपकी होती हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, होप है आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जिसे अच्छा लगा है नोट कर लीजिए, हम इसको रफ कर देते हैं, फिर एक आधी बातें कर लेते हैं, फिर आप लोग जाइए। ठीक है, नोट कर लिया होगा अब तक, हट गए थे पूरा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना था वो ले लिया होगा उसने। ठीक है, आपको कमेंट करके ये बताना जरूर कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, ये बताना है, और थोड़ा शेयर भी कर दो भाई साहब। ये हमारी तरफ से आपको थैंक यू, और ये आपकी तरफ से रिटर्न हमको भी थैंक यू। ठीक है, आपको ये चैनल को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, कोई फीस पेड नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना है। ये भी नहीं कहते बहुत टीचरों की तरह कि आप कुछ अगर मदद करना चाह रहे हैं पेड कर दें, आपको बस ये क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक, सिंपल सी बात है। इससे क्या होगा, जिसके लिए हम आए हैं भाई, देखो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपके पास दिमाग है तो आप कोचिंग से इतने पैसे कमा सकते हो, कुछ भी है। लेकिन जो रीच है बच्चों तक, बहुत दूर तक जाने तक भाई टारगेट है 10 लाख तक जाने तक, और इससे बड़ा नंबर हो, है ना कभी तो होगा। उसके लिए क्या हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, यूट्यूब पे आए हैं, अपना चैनल बनाया है। तो आपको बस शेयर करना है, और जैसा भी लगे, अगर अभी अच्छा नहीं लग रहा तो धीरे धीरे हम लोग और मैच्योर होंगे। भाई यूट्यूब में अलग तरह से पढ़ाना होता है, उसमें अलग तरह से, तो आपको बस ये शेयर करना है लेक्चर। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, सारा आपने होप है नोट किया होगा। जय हिंद, बाय।